जब आप इंसान पैदा होता है, बच्चा छोटा सा होता है, तो उसका वो कहाँ पैदा होता है वो उसके कंट्रोल में नहीं है, कॉमन सेंस। तो ये उसका कंट्रोल में नहीं है, उसकी लक या उसकी तकदीर कह लीजिए। हम तकदीर को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। ऐसा है कि आप कहीं पैदा हो गए, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिस भी घर में आप पैदा हुए। अब जब जहाँ पैदा हो गए, वो प्री डिसाइडेड फैक्टर है कि आपको वहाँ तरबियत कैसी मिलेगी उस घर से, आपके वालिदैन आपको तरबियत कैसे देंगे, आप किस स्कूल में गए ये उनकी इनकम पर डिपेंड करता है, उनकी अफोर्डेबिलिटी के ऊपर। आपको वहाँ का मोहल्ले का माहौल कैसा मिला, दोस्त कैसे मिले, ये डिपेंड करता है। फिर आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन बाय डिफ़ॉल्ट कैसी थी, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, फ्रेंड्स में बैठते हैं, चीज़ों को वॉच करते हैं। ये सारे फैक्टर्स जो हैं डिपेंड करता है आपको कैसे मिले। अब इन तमाम फैक्टर्स से, इन तमाम इनकमिंग सोर्सेज से आपने जो जो भी नॉलेज गेन ड्राइव की, ऑब्जर्वेशन की है, जो भी कुछ ऑब्जर्व किया समझा है, उन सब की बुनियादों पर आप कोई ना कोई ओपिनियन बनाते जाते हैं। मिसाल है, आपके घर में वालिदैन ने आपको सिखाया कि जो आपके वालिद हैं उनको अब्बा जी बोलते हैं, तो आपने अब्बा जी बोलना शुरू कर दिया। किसी ने कहा डैडी बोलते हैं, वालिदा को आप माँ बोलते हैं। किसी ने बोला बेटा नीचे ज़मीन पे बैठ के खाना ज़्यादा अच्छा होता है, किसी ने कहा नहीं हम तो बचपन से डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं। सो आपके ओपिनियंस, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होते जाते हैं। जैसे आप थोड़ी सी एज आपकी ग्रो करती है, आपका ह्यूमन जो साइकी है, कॉन्शियसनेस है आपकी, वो थोड़ी सी मैच्योर होती है। तो जो आपने पिछले डाटा से जो ऑब्जर्वेशन करके ओपिनियन बनाए होते हैं, आपसे कोई भी सवाल होता है तो आप दो ओपिनियंस को निकालते हैं, रैशनली उसको जस्टिफाई करते हैं और उनके बेसिस पे एक नया ओपिनियन बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपको बताया गया कि बचपन में ज़मीन पे बैठ के खाना अच्छा होता है, और आप किसी दोस्त के घर गए, उसने कहा भाई आप ज़मीन पे बैठ के खाना क्यों खाते हो, तो आपके जहन ने फ़ौरन दो ओपिनियन निकाले जो बचपन में बनाए थे कि अम्मी ने कहा था कि बचपन ज़मीन पे बैठ के खाना अच्छा होता है और हम लोग ये प्रैक्टिस देखते हुए आए, इसलिए ये बात सही है। तो आपने दोस्त को बोला भाई मैंने तो बचपन से यही सुना है, इसलिए ये सही है। तो पॉइंट इस कि आपके ओपिनियंस बिल्डअप होते जाते हैं, एक पैरामिड बनता जाता है और उसके ऊपर अगले ओपिनियन बनते जाते हैं और उन ओपिनियंस के ऊपर अगले ओपिनियन। जितने ये ओपिनियंस बढ़ते चले जाते हैं उतने ज़्यादा ये सख्त और रिजिड होते जाते हैं, और जितने ज़्यादा ओपिनियन आपके रिजिड होते जाते हैं उतनी ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी सैचुरेट होती जाती है, और वही आपकी पर्सनैलिटी होती है। तो इंसान जो कुछ भी समझता है, बात में वही लाऊंगा, वो सब डिपेंड करता है उसने बचपन से लेकर आज अब तक के, राइट नाउ के वक्त तक के लिए जो कुछ भी सीखा है, समझा है, ऑब्जर्व किया है, उसकी बुनियाद पर जो कुछ भी उसने ओपिनियंस बनाए, जो कुछ भी उसकी परसेप्शन है, उसका आउटकम है आपकी पर्सनैलिटी। राइट, अगर उमैर साहब बैठे हुए, इनको मैं जानता हूँ, तो अगर मैं कहूँ कि उमैर क्या है, तो उमैर बचपन से अब तक की जो भी परसेप्शंस जमा किए हैं उनका मजमूआ है। और मैं अगर इनकी तरफ कोई भी क्वेरी या सवाल थ्रो करता हूँ तो मोस्ट लाइकली इनके अंदर से जवाब वही निकलेगा जो इनके बचपन के पैरामीटर्स से अब तक का इनका मजमूआ है, इनकी सोच का। उसके बाहर ये कुछ नहीं बोल सकता। इसको प्रूव करने के लिए मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ जब इस बात को मैं डिस्कस करता हूँ, इस थ्योरी को, कि अगर मैं इनसे कहूँ कि मुझे आप तमिल ज़बान में कोई गाना सुना दीजिए फ्रेंच में, तो ये प्रॉब्लम से मुझे नहीं आता, क्योंकि इन्होंने वो ज़बान सीखी नहीं, इनके डाटाबेस में वो कॉन्सेप्ट या वो लैंग्वेज के वर्डिंग है ही नहीं, तो ये नहीं सुना सकता। अब मैं कहूँ उर्दू में कोई गाना सुने, फ़ौरन से सुना देंगे। मैं कहूँ जी एटम बम बनाने का फॉर्मूला बता दीजिए, तो क्योंकि इनकी नॉलेज बेस में, इनके इल्म के अंदर वो डाटा नहीं है, तो ये विल नॉट रिस्पॉन्ड। मैं कहूँ जी आपका ओपिनियन क्या है कि फ़लाँ फ़िरका सही है, फ़लाँ गलत, जो भी इनकी नॉलेज होगी उसके बेसिस पे ही ओपिनियन दे देंगे। तो माइंडेड बिफोर हम रूहानियत को समझने जाए, ये स्पिरिचुअलिटी के ऊपर डिस्कशन करने जाए, पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम समझते कैसे हैं। तो आप सबकी भी जो लिमिटेशन है वो डिपेंडेंट है आपके नॉलेज के ऊपर, मेरी भी डिपेंडेंट है। लेकिन फ़र्क क्या है, मैं क्यों ये समझा पा रहा हूँ, मैंने इस फिनोमेना को अपने अंदर से निकल के ऑब्जर्व करके समझ, इस प्रोसेस को समझ लिया। और यही वो पॉइंट था जहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि समझने, हम कोई भी चीज़ जो है कॉन्शियसनेस ये समझे बगैर नहीं रह सकते। तो समझने को कैसे समझा जाए, तो आपको अपने आप से निकलना पड़ता है, थर्ड व्यू डायमेंशन में जाना पड़ता है। तो आप जो भी कुछ अंडरस्टैंडिंग आप लेंगे वो फ़ौरन कोरिलेट करेगी, मैच करेगी आपकी उस सोचों से जो आपने बचपन से अब तक बनाई है। हो सकता है वो मैच करें, हो सकता है आपके ओपिनियन से मैच ना करें, तो उसको डिनाई नहीं कर देना चाहिए। वो एक नया एडिशन आ जाएगा आपके पास नॉलेज का कि फॉर द टाइम मैं इसको रख लेता हूँ या रख लेती हूँ, लेटर ऑन आई विल सी टू इट। अच्छा, दूसरा पॉइंट कि कोई भी चीज़ समझने का जनरल या इल्मी अंडरस्टैंडिंग क्या है इंसान के पास, इंसान कोई भी चीज़ कैसे समझता है, उसके क्या रास्ते हैं समझने के। ये तो बैक एंड पे प्रोसेस चल रहा है, आपको जो मैंने बयान किया। फ्रंट एंड पे क्या तरीकाकार है समझने का। तो जितने भी आप गूगल पे, विकीपीडिया पे या इंटरनेट पे, बुक्स में जितने भी इल्मी
डेटाबेस में आप सर्च करेंगे कि इंसान की समझ क्या होती है, तो वहाँ पे आपको 2 तरीके मिलेंगे। उसको इंग्लिश में कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग बाय एनी ह्यूमन बीइंग। कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को समझने के 2 तरीके रखता है। एक कहलाता है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ टेक्स्ट, एक कहलाता है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ प्रेजेंस। अगर मैं इसको उर्दू में बयान करूँ तो एक अल्फाज और उसके मायने को समझने का तरीका है और एक कैफियत को समझने का तरीका है। इसको मैं एक और तरीके स्टैटिस्टिकली बयान करूं तो आप ज़्यादातर चीज़ों को क्वांटिटेटिवली जज करते, तादाद में जज करते, और कुछ चीज़ों को यानी कि बाकी चीज़ों को आप क्वालिटी में जज करते हैं, यानी कि कैफियत। फॉर एग्जांपल, मेरी हाइट 5 फीट 11 इंच है, मेरा वेट 86 kg है, मैं 12:15 पे इधर पहुंचा। एवरीथिंग हैज़ टू डू विथ नंबर्स, क्वांटिटी की बात हो रही है। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, आई कैन नॉट क्वान्टिफाई इट, मैं इसको तादाद में बयान नहीं कर सकता, ये कैफियत है, एक फीलिंग है। मैं अपनी अम्मी से जो है वो 8 प्यार करता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता। वो अलग बात है, आज की दुनिया में लोगों ने उसको भी क्वांटिटेटिव करने की कोशिश की है, बट एक्चुअली यू कैन नॉट डिसाइड। मैं अगर कहूँ कि आप सब लोग 1 से 10 के स्केल पर बताइए कि आप सब अपनी वालदाओं से कितना प्यार करते हैं, इन्होंने 8 का, इन्होंने 7 रेट किया, तो हो सकता है इनका 8 इनके 7 के बराबर ना हो। ये 8 को बहुत ज़्यादा प्यार कहती हूँ, ये 7 को बहुत ज़्यादा प्यार कहते हो, तो यू कैन नॉट नेवर जज। तो 2 तरीके हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ टेक्स्ट कहिए, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ प्रेजेंस कहिए, या इसको कहिए आपके एक तो तादाद का तरीका, एक कैफियत का तरीका। मेजॉरिटी लोग दुनिया में जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग एक तरीके पे चलती है। मेजॉरिटी की 99.9% लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक चीज़ पे चलती है। दुनिया भी इसी पे कायम है और लोग ज़्यादातर इसी को समझते हैं, इसी को अंडरस्टैंड करते हैं। वो है पहला तरीका, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ टेक्स्ट या क्वांटिटेटिव तरीका, तादाद। हर चीज़ में तादाद है, आप गौर करें। दूसरा वाला जो एरिया है ना, क्वालिटेटिव या कैफियत का जो इल्म है, उसमें ज़्यादातर लोग वीक होते हैं। यू कैन नेवर जज, किसी के इमोशंस आप अक्सर जज नहीं कर पाते, और दुनिया में सारे फड्डे हैं ही नहीं चीज़ें। अच्छा, ये जो दूसरी वाली साइड है, ये थोड़ी सी अनसीन साइड, विजुअल्स में नज़र नहीं आ रही। प्यार नज़र नहीं आता, उसके इफेक्ट्स फील होते हैं। गुस्सा नज़र नहीं आता, उसके इफेक्ट्स फील होते हैं। कैफियत को आप विजुअली देख नहीं सकते, लेकिन जो क्वांटिटेटिव साइड है उसको आप विजुअली काफ़ी हद तक देख सकते हैं। 5 सेंसेस में आपकी वो चीज़ें आ जाती। तो यहीं से सारी जो स्पिरिचुअल बेस है, स्पिरिचुअलिटी की जो बुनियाद है, वो यहीं से शुरू होती है। जो अनसीन वर्ल्ड, उसको हम गैब की दुनिया भी कह लेते हैं।